हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस से जोर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, मौर्य काल में देवमात्रिक भूमि किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था। मौर्य काल में देवमात्रक भूमि किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था। तो याद रखना है, वर्षा की सहायता से अच्छी खेती होने वाली भूमि को कहा जाता था। मौर्य काल में देवमात्रक भूमि किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था। वर्षा की सहायता से अच्छी होने वाली भूमि को देवमात्रक भूमि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में क्रांतिकारियों ने एक गुप्त आज़ाद सेना का गठन किया था। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में क्रांतिकारियों ने एक गुप्त आज़ाद सेना का गठन किया था। तो आपको याद रखना है पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 2 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूर्णिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो सदन द्वारा तय नियमों के अनुसार कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो सदन द्वारा तय नियमों के अनुसार कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता कर सकता है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 180 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 180 के तहत अध्यक्षता जो है कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले किस विशिष्ट प्लास्टिक या लवक को वसा का संचय करने के लिए जाना जाता है। पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले किस विशिष्ट प्लास्टिक या लवक को वसा का संचय करने के लिए जाना जाता है। तो आपको याद रखना है एलियोप्लास्ट को। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशिष्ट प्लास्टिक या लवक को वसा का संचय करने के लिए जाना जाता है, एलियोप्लास्ट को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1922 में गया में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में स्वागत समिति के सचिव कौन बनाए गए थे। वर्ष 1922 में गया में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में स्वागत समिति के सचिव कौन बनाए गए थे। याद रखना है स्वागत समिति के सचिव कौन बनाए गए थे। तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र में कुजनेट वक्र का आकार कैसा होता है जो आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच के संबंध को दर्शाता है। अर्थशास्त्र में कुजनेट वक्र का आकार कैसा होता है जो आर्थिक विकास और पर्यावरण क्षरण के बीच को संबंध को दर्शाता है। तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उल्टा यू आकार। अर्थशास्त्र में कुजनेट वक्र का आकार कैसा होता है तो उल्टा यू आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और पर्यावरण क्षरण के बीच के संबंध को दर्शाता है, उल्टा यू आकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित टून घाटी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दून नदी घाटी बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दून घाटी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तो दून घाटी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो आपको याद रखना है 240 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, तत्वों की रासायनिक प्रकृति और उनके संयोजकता गुण मुख्य रूप से परमाणु के किस भाग पर निर्भर करते हैं। तत्वों की रासायनिक प्रकृति और उनके संयोजकता गुण मुख्य रूप से परमाणु के किस भाग पर निर्भर करते हैं। तो याद रखना है परमाणु के किस भाग पर निर्भर करते हैं। तो याद रखना है बृहत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, दक्षिण भारत के पल्लव वंश के किस राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर वतापिकोड की उपाधि धारण की थी। दक्षिण भारत के पल्लव वंश के किस राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर वतापिकोड
वातापिकोंड की उपाधि धारण की थी। तो वातापिकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो याद रखना नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जा रहा है, मानव शरीर में मूत्र के सांद्रण गड्ढेपन को नियंत्रित करने वाला एंटी डायोरेटिक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? मानव शरीर में मूत्र के सांद्रण गड्ढेपन को नियंत्रित करने वाला एंटी डायोरेटिक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो याद रखना है किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, शेर शाह सूरी के शासनकाल में सिकदार नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? शेर शाह सूरी के शासनकाल में सिकदार नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? तो सिकदार नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? तो याद रखना है प्रांगण में शांति व्यवस्था बनाए रखने और सैन्य नियंत्रण करने का उत्तरदायित्व था। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शेर शाह सूरी के शासनकाल में सिकदार नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सैन्य नियंत्रण करना, यही इनका उत्तरदायित्व था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार संसद को संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार संसद को संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है? तो आपको याद रखना अनुच्छेद 246 के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जौना खान की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना की थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जौना खान की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना की थी? तो जौना खान की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना की थी, तो याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, जब दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चलती है और उनके अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? जब दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चलती है और उनके अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, तो इस परिघटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किस प्रसिद्ध किसान नेता द्वारा किया गया था? वर्ष 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किस प्रसिद्ध किसान नेता द्वारा किया गया था? तो याद रखना है सफल नेतृत्व किस प्रसिद्ध किसान नेता द्वारा किया गया था? तो याद रखना राहुल संकृत्यायन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, मुगल काल में मीर ए आतिश नामक अधिकारी मुख्य रूप से किस विभाग का प्रावधान होता था? मुगल काल में मीर ए आतिश नामक अधिकारी मुख्य रूप से किस विभाग का प्रधान होता था? तो आपको याद रखना है तोपखाना विभाग। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तोपखाना विभाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को यह निर्देश देता है कि वह नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 44 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 44 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, जीव विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास सबसे पहले किस ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? जीव विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास सबसे पहले किस ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो याद रखना है एलेक जेफरिस द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एलेक जेफरिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है,
वर्ष 1929 के प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1929 के प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के तत्कालिक उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे जिन्होंने गांधी जी को बातचीत के लिए बुलाया था? चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे जिन्होंने गांधी जी को बातचीत के लिए बुलाया था? तो आपको याद रखना है ऑल्बर्ट एडवर्ड गेट ने। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑल्बर्ट एडवर्ड गेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, विश्व के महासागरों में स्थित सबसे गहरी समुद्री गर्त मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? विश्व के महासागरों में स्थित सबसे गहरी समुद्री गर्त मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो याद रखना है समुद्री गर्त जो है, समुद्री गर्त मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति का क्या अर्थ होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति का क्या अर्थ होता है? तो आपको याद रखना है मंदी या धीमी वृद्धि के साथ उच्च मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, वनस्पति जगत में मॉस और लिवरवर्ट नामक पौधों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं पाए जाते? वनस्पति जगत में मॉस और लिवरवर्ट नामक पौधों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं? याद रखना, जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा में। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, बिहार में वर्ष 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ ब्रिटिश जमींदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था? बिहार में वर्ष 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ ब्रिटिश जमींदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था? तो आपको याद रखना है मधुबनी में। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मधुबनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, बिहार के भागलपुर में स्थित खानकाह-ए-शहबाजिया सूफिया के किस सिलसिले का एक प्रमुख केंद्र मानी जाती है? बिहार के भागलपुर में स्थित खानकाह-ए-शहबाजिया सूफिया के किस सिलसिले का एक प्रमुख केंद्र मानी जाती है? तो याद रखना है कादरी सिलसिला का एक प्रमुख केंद्र मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विवरण है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विवरण है? तो आपको याद रखना 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7वीं अनुसूची। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है और कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है और कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उत्क्रमणीय प्रतिक्रियाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्क्रमणीय प्रतिक्रियाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, बिहार की कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करते हुए अंत में छपरा के पास गंगा में मिलती है? बिहार की कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करते हुए अंत में छपरा के पास गंगा में मिलती है? तो आपको याद रखना है अंत में गंगा में मिलती है घाघरा नदी। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार
की कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करते हुए अंत में छपरा के पास गंगा में मिलती है? तो याद रखना है घाघरा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछे जा रहा है, वर्ष 1931 में महात्मा गांधी और ब्रिटिश वायसराय के बीच हुए गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में मंजूरी दी गई थी? वर्ष 1931 में महात्मा गांधी और ब्रिटिश वायसराय के बीच हुए गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में मंजूरी दी गई थी? तो आपको याद रखना है कराची अधिवेशन। क्वेश्चन 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कराची अधिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, किसी देश की राष्ट्रीय आय में सबसे प्रत्यक्ष करों को घटाने और सरकारी हस्तांतरण भुगतानों को जोड़ने के बाद जो आय बचती है उसे क्या कहते हैं? किसी देश की राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष करों या घटाने और सरकारी हस्तांतरण भुगतानों को जोड़ने के बाद जो आय बचती है उसे क्या कहते हैं? हस्तांतरण भुगतानों को जोड़ने के बाद जो आय बचती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, मानव आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें केवल शंकु कोशिकाएं कौन सेल्स पाई जाती है और जहां सबसे स्पष्ट और तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें केवल शंकु कोशिकाएं कौन सेल्स पाई जाती है और जहां सबसे स्पष्ट और तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनता है? तो आपको याद रखना है पीत बिंदु। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीत बिंदु। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार का नायब दीवान या उप दीवान किसे नियुक्त किया था? वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार का नायब दीवान या नायाब दीवान या उप दीवान किसे नियुक्त किया था? नायाब दीवान या उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको याद रखना है किसे नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय को। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजा सिताब राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत के किस राजवंश के शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के लेड कॉइन्स जारी किए थे? प्राचीन भारत के किस राजवंश के शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के लेड कॉइन्स जारी किए थे? तो आपको याद रखना है सातवाहन वंश याद रखना है। प्राचीन भारत के किस राजवंश के शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के लेड कॉइन्स जारी किए थे? सातवाहन वंश। क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा में धन्य विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल राज्य की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 207 के तहत। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, साबुन के बुलबुले का चमकीला रंग और विभिन्न रंगों का दिखाई देना प्रकाश की किस विशिष्ट परिघटना के कारण होता है? साबुन के बुलबुले का चमकीला रंग और विभिन्न रंगों का दिखाई देना प्रकाश की किस विशिष्ट परिघटना के कारण होता है? तो आपको याद रखना है किस विशिष्ट परिघटना के कारण होता है? प्रकाश का व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 35 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मंदार हिल्स स्थित है जहां मंदार महोत्सव और बौंसी मेले का आयोजन किया जाता है? बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मंदार हिल्स स्थित है जहां मंदार महोत्सव और बौंसी मेले का आयोजन किया जाता है? तो आपको याद रखना है बांका। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बांका। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धौलवीरा वर्तमान में गुजरात के किस द्वीप या क्षेत्र में स्थित है जो अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धौलवीरा वर्तमान में गुजरात के किस द्वीप या क्षेत्र में स्थित है जो अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है खादिर बेट कच्छ का रण।
सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धौलवीरा वर्तमान में गुजरात के किस द्वीप या क्षेत्र स्थित है जो अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के प्रसिद्ध है? तक खादिर बेट कच्छ का रण जो है जल प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा रहा है अर्थशास्त्र में तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में लोग अपनी संपत्ति को किस रूप में रखना सबसे सुरक्षित समझते हैं? अर्थशास्त्र में तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में लोग अपनी संपत्ति को किस रूप में रखना सबसे सुरक्षित समझते हैं? तो आपको याद रखना है नकद मुद्रा के रूप में रखना पसंद करते हैं। अर्थशास्त्र में तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में लोग अपनी संपत्ति को किस रूप में रखना सबसे सुरक्षित समझते हैं? तो याद रखना नगद मुद्रा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 38 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रखना पसंद करते हैं, नगद मुद्रा के रूप में पसंद करते हैं। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाला अल्फा कण वास्तव में किस तत्व के नाभिक के बिल्कुल समान होते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कण वास्तव में किस तत्व के नाभिक के बिल्कुल समान होते हैं? तो आपको याद रखना है हीलियम नाभिक। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हीलियम नाभिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान एशिया में गैंडा प्रजनन के मामले में किस स्थान पर आता है? बिहार के किस जिले में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान एशिया में गैंडा प्रजनन के मामले में किस स्थान पर आता है? तो आपको याद रखना है प्रथम स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रथम स्थान पर। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।